हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और विंग्स क्लासेस की इस की बैच को आप जरूर देख भी रहे होंगे। इसके सारे वीडियो आपने लास्ट जो वीडियो फिजिक्स के डले हैं वो आपने देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर एक बार अवश्य देखें। तो आइए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूँ आप सभी का विंग्स क्लासेस की इस की बैच में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, ये वही चैप्टर नंबर 4 है जिससे लास्ट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। आप देख सकते हो 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आए थे। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और एक आया था 3 मार्क्स का। इसमें हमें पढ़ना रहता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको आप बोलते हो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कही जाती है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात कही जाती है। आप सब जानते हैं, आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने क्या किया था, ओरस्टेड ने एक कंडक्टर लिया था और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया था। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि आपके कंडक्टर की सराउंडिंग में चालक के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो किसके कारण क्रिएट हुआ है, किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो वो उत्पन्न हुआ है हमारे करंट के कारण, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने से आप मैग्नेट क्रिएट कर सकते हो, आप अपना चुंबक उत्पन्न कर सकते हो। और इसका जो मैग्नेटिज्म होता है, इसका जो चुंबकीय जो कहें कि चुंबकत्व जो होता है, वो कब तक रहेगा? जब तक ये करंट फ्लो होता रहेगा तब तक ही मैग्नेटिज्म रहेगा। इस मैग्नेट को इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब विद्युत चुंबक कहा, क्योंकि एक प्रकार का या एक टाइप का क्या है, एक टाइप का ये आपका टेम्परेरी मैग्नेट है। कब टेम्परेरी मैग्नेट मतलब अस्थायी चुंबक, जिसका मैग्नेटिज्म खो भी जाता है, जिसका मैग्नेटिज्म वापस ही प्राप्त भी कर लेता है। जब करंट फ्लो कराओगे तब ये मैग्नेट बन जाएगा, जब करंट फ्लो कराना बंद करोगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। आज ये जो हम आसपास जितनी भी मोटर वगैरह जो देखते हैं, वो ये चाहे वो आपके फैन हो, चाहे वो आपकी कूलर हो, चाहे वो कितनी भी घूमने वाली कोई भी आपकी जिसमें मोटर लगी हो, वो सारे यंत्र, वो सारी डिवाइस किस पर निर्भर करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन आएगा, कई सारे यहाँ पर थ्योरिकल क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये आएगा कि एक बात बताइए सर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल सा है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, जब भी आप किसी विद्युत चालक में करंट फ्लो कराते हो, विद्युत धारा जो है प्रवाहित करते हो, तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को या इस फेनोमेना को, इस घटना को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसके बारे में क्या किसने बताया था? जिसके बारे में हमारे ओर्स्टेड ने ही बताया था। इतना आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा तो आपसे कहा जाएगा कि सर, जब एक कोई कंडक्टर या कोई चालक, जब एक कोई कंडक्टर या कोई चालक मैग्नेट बन जाएगा, तो एक बात बताइए, अगर चालक या कंडक्टर अगर मैग्नेट बन जाएगा तो उसके भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी रहेगी, या उसका जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसकी तीव्रता भी होगी, उसकी इंटेंसिटी भी होगी। तो हमने कहा हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चा बी से। और ये जो आपकी बी से हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये सर होती क्या है? तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो वो तीव्रता कितनी होगी? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला अलग है। आपने देखा होगा बायो सावर्ट का लॉ आता है, या बायो सावर्ट का नियम आता है। उस बायो सावर्ट के लॉ से आप एक पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि इंटेंसिटी जो होती है किसी एक पॉइंट पर या एक बिंदु पर, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कितनी हो सकती है? तो सिंपल है कि जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट पर एक नॉर्थ पोल रख लिया। कौन सा पोल रख लिया? नॉर्थ पोल रखा। इस नॉर्थ पोल को अगर आप देखोगे, इस उत्तरी ध्रुव को अगर आप देखोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, या यूं कहें कि किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल की क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम बोलते हैं ध्रुव क्षमता। और ये जो ध्रुव क्षमता है, ये मान लो कितनी हमारी एम है।
थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया। तो सर आखिरकार इस पर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल में एक फोर्स होती है, एक बल होती है, जो किस पर अप्लाई होती है? यूनिट नॉर्थ पोल पर अप्लाई होती है। इकाई इकाई उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, उस बल को या उस फोर्स को हम बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम निकालें सर, तो इसकी यूनिट अगर निकालें तो इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, इसका मात्रक कैसे निकलेगा? तो वो सिंपल है, फोर्स या बल का जो मात्रक होता है वो हम लिखते हैं न्यूटन डिवाइड बाय ये जो आपका एम है, जो कि आपकी पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव क्षमता होती है, इसकी यूनिट होती है क्या? एम्पियर इंटू मीटर। तो इस पूरे को हम अगर इतना ना लिखें तो हम एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं, और वो वर्ड हमारा क्या है? वो वर्ड है हमारा टेस्ला। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? कि टेस्ला क्या है सर? टेस्ला इज एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं टेस्ला। ध्यान रखना इसका। इसके साथ हम अभी सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब जब नया वीडियो आएगा तो हम उसमें जितनी भी इससे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनने वाली हैं वो सारी डेरिवेशंस को कवर करने वाले हैं। आप लोग ये सारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, ये आप सारी जो पीडीएफ या यूं कहें नोट्स जो है, ये इंस्टाग्राम आईडी पर विंग्स क्लासेस की आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और कई सारी जो आपके अभी तक जो वीडियो डले हैं उन वीडियो के जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उन चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं। विंग्स क्लासेस सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप जो हाईलाइट है वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, जो वहाँ पर जाकर आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। आ जाइए, तो आगे हम बढ़ते हैं कि सर इस पूरे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर यूनिट की बात करें तो वो क्या हो गई? टेस्ला हो गई। सर एक बात हमने समझ ली है क्या, कि अगर एक कंडक्टर लेते हैं, एक तार लेते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए हमें चाहिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने के लिए हमें मैग्नेटिक फोर्स लाइन की आवश्यकता होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा की जरूरत होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे अगर बार मैग्नेट की हम बात करें, एक दंड चुंबक की अगर हम बात करें, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, उस बार मैग्नेट या उस दंड चुंबक में तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन पता है, नॉर्थ पोल से जाती है साउथ पोल तक, और मैग्नेट के अंदर साउथ से कहाँ जाती है? वापस नॉर्थ पे आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन क्या होगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल आता है, एक नियम आता है जो कि पूछा जाता है, उसे बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल, यानी दाएं हाथ की हथेली का नियम। एक और लॉ है, एक और नियम है, और वो है बच्चा आपका मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के स्क्रू का नियम। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे आपसे कहा जाए कि ये जो आपका राइट हैंड पाम रूल है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मैं आपके राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपका कोई कंडक्टर है, मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर की दिशा में, तो राइट हैंड पाम रूल ऐसा बोलता है कि हम हमारे थंब को और हमारी फिंगर्स को दोनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें इस तरीके से, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए? 90 का एंगल बन जाए। और अगर मैं मेरे थंब को क्या करूं, अगर मैं मेरे थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखूं, यानी आपकी विद्युत धारा की दिशा में अगर रखता हूं, अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अपवर्ड है, मतलब मैंने थंब को कहाँ रखा? ऊपर की दिशा में। तो अब बताइए इस पाम पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इस हथेली पर जब हम लंब डालते हैं या नॉर्मल बनाते हैं, वो जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मली हमारा हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हमारी पाम है, इस पाम पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो अपवर्ड हो रहा है, इस डायरेक्शन मेरा क्या है? थंब है। और अब ये पाम पर जो नॉर्मल बनाया है वो कहाँ जा रहा है? वो इस तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही
एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल या मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। सर इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक स्क्रू लेना पड़ेगा, उस स्क्रू को आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर आपकी स्क्रू को आप बढ़ाते हो तो पता है राइट हैंड से जब आप आपकी स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कराओगे तो स्क्रू ड्राइवर को कुछ ऐसे रोटेट कराना है ताकि आपका स्क्रू आगे बढ़ता जाए किस डायरेक्शन में, ताकि आपका स्क्रू आगे बढ़ता जाए करंट की डायरेक्शन में। और उस ऐसा अगर हम करते हैं इस कंडीशन में, जब हमारा ये जो राइट हैंड का जो थंब है, ये थंब जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, जिस भी दिशा में घूमेगा, वो डायरेक्शन हो जाएगी क्या, वो डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन की, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारा जो स्क्रू है, हमारा जो कंडक्टर है वो ये कंडक्टर उधर की तरफ लगा है, मतलब अब आपको क्या करना है, हमारे स्क्रू को अंदर की तरफ बोर्ड में अंदर धकेलना है। तो बोर्ड में धकेलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोर्ड में धकेलने के लिए उसको इस तरीके से टाइट करना पड़ेगा। तो टाइट करेंगे तो आप देख पा रहे हो, आप कैमरे से देख पा रहे हो कि जो थंब है वो थंब किधर रोटेट हो रहा है, एकदम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इस तरीके से ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी क्लॉकवाइज। ठीक इस तरीके से आप जो है मैक्सवेल से राइट हैंड स्क्रू रूल से और आपके राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब आपने देखा होगा सर, क्या देखा होगा कि जब भी आपके किसी एक मोटर को हम देखते हैं तो मोटर में टोटल अगर आप देखोगे तो 3 डायरेक्शंस रहेगी। कौन कौन सी 3 डायरेक्शन सर, पहली डायरेक्शन ये है कि उसमें एक मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट जो कि उसमें तो फिक्स रहेगा पहले से ही, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन उसमें परमानेंट रहेगी। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में आपको करंट फ्लो कराना पड़ता है। मतलब आप वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। हम इलेक्ट्रिक करंट उसको सप्लाई करते हैं, वो रोटेट होने लगती है, वो घूमने लगती है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, इस इलेक्ट्रिक मोटर में 2 डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स रहेगी। कौन कौन सी, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन और दूसरी है बच्चों कौन सी, दूसरी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो बताइए कि अगर ये 2 डायरेक्शन अगर फिक्स रहे तो वो मोटर किस साइड घूमेगी, किस साइड रोटेट होगी, जिस साइड उस पर फोर्स लगेगा, जिस साइड उस पर बल लगेगा, उसी तरफ वो रोटेट होने लग जाएगी। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए सर इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, तो हमने कहा विद्युत मोटर के लिए फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए एक फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति ने क्या दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये क्या कहता है कि अगर हम हमारी तीनों फिंगर्स, कौन कौन सी फिंगर्स, एक होती है 4 फिंगर, एक होता है थंब और एक होता है मिडल फिंगर, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं और इसको अंगूठा बोलते हैं। इन तीनों को अगर मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखता हूं, एक दूसरे के लंबवत रखता हूं, और अगर आपने आपकी इस 4 फिंगर को, अगर आपने आपकी 4 फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख रखा है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है आपके मिडल फिंगर की डायरेक्शन में, इन्हें आपकी मध्यमा की दिशा में आपकी धारा प्रवाहित होती है, तो 100% फ्लेमिंग ने कहा है कि जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा कॉइल पर, वो कहाँ लगेगा, थंब की डायरेक्शन में। तो मतलब थंब जो है वो थंब मतलब क्या है, इन चारों पांचों फिंगर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ताकतवर कौन है, तो जो सबसे पावरफुल है ताकतवर वो हमारा थंब है। तो थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स किस पर कौन लगा सकता है, थंब। किसी भी चीज को अपन पुश करते हैं तो इन 5 फिंगर्स की जगह हम किसका यूज करते हैं, थंब का, क्योंकि थंब जो है वो एक पावर को डिनोट करता है। इसलिए याद रखना थंब किसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, अच्छा यानी बल की दिशा को निर्धारित करता है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का कौन सा लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिसको हम बोल देते हैं, जो किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, किसके लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। अच्छा इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है थ्योरिकल क्वेश्चन, उस थ्योरिकल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा बच्चों अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अमीटर और वोल्ट मीटर को याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, क्या समझा दूं कि सर अगर हम बात करें अमीटर की, तो आपने देखा होगा एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, धारा मापी। इस गैल्वेनोमीटर के साथ अगर मैं हाई रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टेंस की लो रेजिस्टेंस, तो हमने कहा हाई रेजिस्टेंस का अगर एक में लगाता हूं क्या, एक में लगाता हूं रजिस्टर,
हाई रेजिस्टेंस का अगर मैं एक रजिस्टर लगाता हूँ और वो भी कैसे, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हाई रजिस्टर लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ, तो पता है ये हमारा क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। जबकि अगर मैं इसी गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगाता हूं और वो भी किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में या समांतर क्रम संयोजन में, तो ये बन जाता है हमारा अमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर और अमीटर में आप आसानी से डिफरेंस पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हैं, सुनिएगा कि सर अगर मुझे अमीटर की बात करें तो बताओ अमीटर किसको मापेगा, तो हमने कहा अमीटर जो बना है वो किसके लिए बना है, अमीटर बना है वो बना है करंट के लिए। मतलब जितनी भी आपकी धारा है उस धारा को किसमें मापा जाता है, अमीटर में। जबकि अगर वोल्ट मीटर बना है तो वो किसके लिए बना है, वो दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए बना है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए बना होता है कौन, हमारा वोल्ट मीटर। अब सर अगर अमीटर की बात करें तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जनरली बहुत ज्यादा होता है। अगर हम आइडियल अमीटर की बात करें या आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस तो बच्चों 0 तक हो सकता है, जबकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनाइट तक हो सकता है। आइडियल की हम बात करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मुझे अमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमें लो रेजिस्टेंस का वायर किस में कन्वर्ट करना है, किस में ऐड करना है, तो वो करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन में। जबकि अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रजिस्टर का वायर ऐड करना पड़ेगा, वो भी कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और जब ये दोनों बनकर तैयार हो जाते हैं तो हमेशा और हमेशा और हमेशा अमीटर जो होता है उस अमीटर को हमें जोड़ना पड़ता है सर्किट में, वो भी किसमें, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में। जबकि वोल्टमीटर की हम बात करें तो वोल्टमीटर हमेशा जुड़ता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी हमारे समांतर क्रम संयोजन में। किसके साथ, हमारे हमारे सर्किट में जो जुड़ता है वोल्टमीटर वो पैरेलल में ही जुड़ेगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस है। ये सारी जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको जो बताए हैं, जो समझाए हैं, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। ये थ्योरिकल क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपके चैप्टर 4 से पूछे जाते हैं और आपको ये सारे याद होना चाहिए। आप सब भली भांति जानते हैं जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 मतलब चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये दोनों यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे थ्योरिकल क्वेश्चन आपको बताए हैं। एक गैल्वेनोमीटर के बारे में और समझ लेना क्योंकि हम बहुत जल्दी इसको कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, और कमेंट कर जरूर बताएं कि इस सारे क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में और डेरिवेशन के साथ। बाय बाय।